हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग अपने क्लास 10th के हिस्ट्री से पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म में लास्ट के 2 टॉपिक करने वाले हैं। एक है विजुअलाइजिंग नेशन और दूसरा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक नंबर 5 को देखते हुए चलते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज मीन्स देखना। नेशन को आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है कि देखिए नेशन क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक इमोशन है। ओके, अब आप नेशन को ना पर्सनिफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। पर्सनिफिकेशन ऑफ एन आइडिया आप कह सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत माता, ठीक है ना, तो हम लोग भारत को कैसे देख रहे हैं? एक देवी के तौर पे देख रहे हैं, एक देवी के रूप में देख रहे हैं, एक गॉडेस के रूप में देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैलेंडर में या और जगह फ़ोटो देखा होगा, तो भारत के मैप पे आप देखते हैं कि एक गॉडेस हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि सी इज़ आवर मदरलैंड, सी इज़ द गॉडेस ऑफ इंडिया, सी इज़ भारत माता। ओके, हाँ, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग यही डील करने वाले हैं कि ये जो नेशन का आइडिया है, नेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो इमोशन है नेशन का, उसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू कलाकारों ने उसको कैसे जीवित किया है, कैसे उसको चित्रित किया है, कैसे उसका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से हम लोग देखते चलेंगे तो आप अगर देखिएगा तो 18th 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे यूरोप के, इन 18th और 19th सेंचुरी यूरोपियन आर्टिस्ट स्टार्टेड पर्सनिफाइंग और पर्सनिफिकेशन ऑफ नेशन। पर्सनिफिकेशन ऑफ नेशन मीन्स, आप लोग ना यही दिमाग में रखिएगा, हम लोग इंडिया में भारत माता कहते हैं ना, तो जैसे हम लोग अपने कंट्री की, अपने नेशन की एक इमेज बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वैसे ही यूरोप में भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने नेशन को एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के रूप में प्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है, उनको सजीव तौर पे चित्रित किया है, ठीक है ना। तो यूरोपियन आर्टिस्ट स्टार्टेड पर्सनिफिकेशन ऑफ देयर नेशन इन 18th और 19th सेंचुरी। क्लियर है। हम लोग ना एक टर्म देखते हुए चलते हैं, एलिगरी। एलिगरी क्या है? एलिगरी को आप कह सकते हैं कि इट्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप लोगों ने जब नाउन पढ़ा था तो याद है ना आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट कैन बी ओनली फेल्ट, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। सो ऐसे इमोशन को जब आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू, चाहे आप पेंटिंग करके हो, चाहे वो स्टेचू उसकी बनाई जाए, किसी भी आर्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू एक आइडिया को, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्रू पेंटिंग और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ठीक है। चाहे वो पेंटिंग के थ्रू आप कर रहे हैं, आप ना टेक्स्ट बुक में देखिएगा जो न्यू वर्ड है आपके पेज नंबर 23 पे, तो आपको यहाँ पर डिफाइन किया मिलेगा एलिगरी। एलिगरी व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब हम कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे दोस्ती हो गई, दुश्मनी हो गई, आज़ादी हो गई, ऐसे किसी आइडिया को जब हम आर्टिस्टिक या एक कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं, expressed through a person or a thing, an allegorical story has 2 meaning, one literal and one symbolic। देखिए सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जो एलिगरी होता है, यहाँ पे सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को फोकस किया जाता है। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए कोई भी हम सेंटेंस कह रहे हैं, एक उसका लिटरल मीनिंग होता है और एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है।
आप ना बहुत सारे गाने सुनते हैं जिसमें ना ऐसा होता है कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ठीक है, सात आसमान, ऐसे ऐसे गाने बहुत सुनते हैं ना, चांद तारे तोड़ देंगे, तारे तोड़ के लाना, चांद पे जा सकता हूँ। वो चांद का टुकड़ा है। किसी की ब्यूटी की, अगर हम किसी की ब्यूटी को अगर एडमायर करते हैं तो कहते हैं ना कि वो चांद का टुकड़ा है। अब आप अगर वैसे लीजिएगा कि चांद का टुकड़ा है, इसको लिटरली लीजिएगा तो क्या है, चांद क्या एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा है, क्या होगा, रॉक होगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, ये सोचते हैं कि चांद ना बहुत खूबसूरत है, ठीक है। चांद का टुकड़ा कहने का मतलब हम क्या सोचते हैं, उसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि बहुत खूबसूरत होना। वैसे ही किसी के लिए चांद तारे तोड़ के लाना, उसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है। लिटरल इम्पोर्टेंस आप कैसे देखोगे कि कोई यहाँ से नासा जाएगा, नासा से स्पेसशिप में बैठ के चांद पे जाएगा, वहाँ से चांद का एक टुकड़ा लेके आएगा, मज़ा आएगा उस चीज़ में? नहीं आएगा। उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है कि दुनिया का जो सबसे टफ टास्क है, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, वो भी किसी के लिए किया जा सकता है। तो ये उसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो एलिगरी में क्या है कि सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को फोकस किया जाता है। हम लोग यहाँ अब इस टॉपिक में दो कंट्री का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक हम लोग लेते हैं फ्रांस का एग्जाम्पल। देखिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है या 9th क्लास में भी देखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, कि इस टाइम पे फ्रांस को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखा गया था, याद है ना। हमारे इंडिया में ही लीजिए ना आप, तो भारत माता को एक फीमेल फिगर के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। वैसे अगर कॉमन सी बात है कि हम किसी नेशन को फीमेल फिगर के तौर पे क्यों लेते हैं, हम लोगों ने इसी चैप्टर में भी पढ़ा है, जो फ्रेंच पीपल ने जो स्टेप्स लिए हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी के, तो वहाँ पे क्या देखा है कि फ्रेंच लोगों ने फ्रांस को फादरलैंड भी कहा है। पीछे 9th में हमने देखा है कि फ्रांस को एक फीमेल फिगर में भी देखा गया है, ठीक है। फीमेल फिगर का हम लोग भारत माता के सेंस में ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी माता हमें केयर करती है, जन्म देती है, हर चीज़ का ख्याल करती है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये भारत माता और इंडिया में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारी ज़रूरतें सारी यहाँ पूरी होती है। तो सी एक्ट्स लाइक अ मदर्स, ठीक है ना, सी सर्व्स लाइक अ मदर्स, दैट्स वाई वी कॉल आवर कंट्री, वी कॉल आवर नेशन एज आवर मदरलैंड और एज भारत माता। यही सेम फिलॉसफी, यही सेम विजन, यही सेम थॉट वहाँ के लोगों के लिए है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है, चाहे मदरलैंड कहें या फादरलैंड कहें, दोनों केस में पर्सनिफिकेशन तो हो ही रहा है, चाहे आप माता जी कह रहे हो या पिताजी कह रहे हो, लेकिन दोनों जगह अटैचमेंट तो दिखाई दे रहा है ना। फ्रांस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फ्रांस की जो एलिगरी है, यानी फ्रांस जो एक एज अ नेशन है, इसका जो पर्सनिफिकेशन किया गया है उसका नाम है क्रिश्चियन मैरियाने, ठीक है ना, क्रिश्चियन मैरियाने। क्या नाम है फ्रांस का जो फीमेल पर्सनिफिकेशन है, उसका नाम क्या है, क्रिश्चियन मारियाने, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्रिश्चियन मारियाने ना फ्रांस का एक बहुत ही पॉपुलर नेम है, अ पॉपुलर फ्रेंच नेम, दैट सोज अ पॉपुलर फ्रेंच नेम। ये एक पॉपुलर फ्रेंच नेम है जो पीपल्स नेशनल सेंटिमेंट एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के, फ्रांस के लोगों के नेशनल सेंटिमेंट को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। फ्रांस के जगह जगह, फ्रांस के हर एक चौक पे, स्क्वायर पे, एट डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ फ्रांस और एट डिफरेंट फ्रेंच स्क्वायर्स, द स्टेच्यू ऑफ क्रिश्चियन मारियाने वर इरेक्टेड। फ्रांस के अलग अलग चौराहों पे जो पब्लिक प्लेसेज है, वहाँ पे क्रिश्चियन मारियाने की मूर्तियाँ लगाई गई। क्यों लगाई जाती हैं मूर्तियाँ? ताकि वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्रमोट किया जा सके। हम अपने इंडिया में भी देखते हैं, बहुत सारे चौक का नाम है भारत माता चौक, भारत माता की मूर्तियाँ बनाते हैं ताकि लोगों के अंदर क्या है, देखिए जो आपके यहाँ के एक सामान्य नागरिक हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी उस मूर्ति को देख के ही अपने देश के प्रति लॉयल्टी फील करे, उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन हो अपने होमलैंड के प्रति, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ फ्रांस में भी किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो फ्रांस में आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, इसी पेज नंबर 23 पे, कि एक डाक टिकट पे, पोस्टेज स्टैंप पे क्रिश्चियन मारियाने का यूज किया गया फ़ोटो।
फ्रांस की जो एलिगरी है क्रिश्चियन मारियाने, उसके फ़ोटो को यूज किया गया है वहाँ के क्वाइंस पे, वहाँ के पोस्टेज स्टैम्प्स पे, डाक टिकट पे भी यूज किया गया है। ओके, क्रिश्चियन मारियाने की फ़ोटो को हर जगह यूज किया गया है। क्रिश्चियन मारियाने का जो आप इमेज देखिएगा तो वहाँ पे क्रिश्चियन मारियाने को देखिएगा आप कि उनके साथ में ना क्या है, एक रेड कैप है, ट्राई कलर फ्लैग है, कॉकेड है। कॉकेड का मतलब क्या हो गया, एक तरीके का श्रृंगार हो गया, एक प्लेट हो गया लेदर का, ठीक है। तो इसको श्रृंगार के तौर पे यूज करते हैं। हम लोग पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं तो अपने यहाँ आप सुनते हैं ना कि कानून अंधा होता है। आप जो जस्टिस का जो देखते हैं एलिगरी, तो क्या दिखाई देता है कि एक लेडी होती है जिसके दोनों आंखें फोल्ड होते हैं, बंधे होते हैं, और एक उसके हाथ में तराजू होता है। तो कानून अंधा होने का मतलब क्या है कि कानून ऐसा कोई आदमी नहीं है। कानून अंधा होने का मतलब है कि ये कुछ भी देख के फैसला नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। फैसला तो जो भी करेगा जुडिशियल होगा, सोच समझ के होगा, लेकिन कानून की नज़र में कोई भी अपना नहीं है। यही कहते हैं ना हम लोग, इसलिए कहते हैं कानून अंधा होता है, या इसीलिए जो जस्टिस का सिंबल है वो आप देखते हैं कि जब वो फैसला करते हैं तो किसी पार्टी को नहीं देखते हैं। हाथ में तराजू लिए आप देखते हैं ना, एक लेडी होती है, उसके आंख बंधे होते हैं और वो तराजू लिए होती है, तो वो क्या है, पर्सनिफिकेशन ऑफ जस्टिस। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी में, तो जर्मनी की जो एलिगरी है उसका नाम है जर्मेनिया। क्या नाम है, जर्मेनिया। जर्मेनिया इज द एलिगरी ऑफ जर्मेनिया इज जर्मन एलिगरी, ठीक है। जर्मन की जो एलिगरी है उसका नाम क्या है, जर्मेनिया। जर्मेनिया की तस्वीर को आप देख सकते हैं पेज नंबर 23 के लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि जर्मेनिया कहाँ का है, जर्मनी का है। जर्मेनिया के पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं फीचर्स, ठीक है, एक बार आप ना पेज नंबर 24 देखते हुए चलिएगा, तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारे फीचर्स और उसके बहुत सारे सिंबल्स और उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। जैसे ब्रोकन चेन, हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेडरिक सोरो वाले पेंटिंग में भी कि ब्रोकन चेन सिम्बलाइज्ड फ्रीडम। उसके बाद ब्रेस्ट प्लेस विद ईगल, इट वाज अ सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर और स्ट्रेंथ। ओके, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म का प्रतीक हो गया। जर्मनी में ओक लीव्स सिंबलाइज हीरोइक डीड्स और हीरोइज्म। ओके, स्वॉर्ड किस चीज़ का है, स्वॉर्ड तलवार किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है, शक्ति का, पावर का। तलवार, स्वॉर्ड सिंबलाइजेज योर रेडीनेस टू फाइट। एक मजबूत कंट्री, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रहती है, उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक नहीं करे, इसलिए हमेशा वो अपने डिफेंड के लिए रेडी रहती है, उसका डिफेंस स्ट्रांग होता है। तो स्वॉर्ड सिंबलाइजेज द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री। क्लियर है। ओलिवर ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ओलिवर देखिए जो स्वॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो ओलिवर ब्रांच है वो सिंबलाइज करता है पीस को, कि तलवार या पावर होने का ये मतलब नहीं कि दूसरे को सप्रेस किया जाए। पावर इसलिए ज़रूरी है कि पीस बनाया जाए, पीस इस्टेब्लिश किया जाए। हम लोग एक कहावत सुनते हैं ना कि अगर आप युद्ध चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, इफ़ यू वांट पीस देन बी ऑलवेज रेडी टू, इफ़ यू वांट पीस देन बी ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। उसके बाद है एक और सिंबल है रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, हम सबको पता है कि ये सिंबलाइज करता है दिन का, एक नए समय की, एक नए युग की शुरुआत की। ओके, तो बात समझ में आ गई कि जर्मेनिया और क्रिश्चियन मारियाने ये दोनों फीमेल फिगर यूज किए गए हैं, एलिगरी हैं फ्रांस की और जर्मनी की। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, देखिए इम्पीरियलिज्म वर्ड किससे बना है, इम्पीरियलिज्म वर्ड बना है एम्पायर, ISM लगा है लास्ट में, मतलब आइडिया। तो एम्पायर यानी आपका जो रूलिंग टेरिटरी है, जिस टेरिटरी के ऊपर किसी कंट्री का रूल है वो उसका एम्पायर कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया जाए या एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ठीक है। इम्पीरियलिज्म, ISM मीन्स एन आइडिया, ओके। सो आइडिया ऑफ
expansion of empire is known as imperialism, or imperialism is an idea that put focus on, that emphasizes on expansion of empire। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या समझते हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में ये समझा है कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है यूरोप में, ये शुरू कहाँ से हुआ है। स्टार्टिंग में किस फॉर्म में है कि लिबर्टी चाहिए, राइट्स चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते देखें, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा है, स्टार्टिंग में देखा है, लिबरल मूवमेंट में, तो वहाँ तक नेशनलिज्म का मतलब यही है कि लिबर्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी। फिर इस चैप्टर में जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं, हमने कल्चरल मूवमेंट देखे हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, लिंगुअल फॉर्म में हो गया, ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, अपना लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना, अपने लैंग्वेज और कल्चर के साथ सरवाइव करना। नेशनलिज्म देखा है हमने, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था पोलैंड का, हमने स्कॉटलैंड और आयरलैंड का भी एग्जांपल देखा कि दे सर्वाइव्ड, दे स्ट्रगल फॉर देयर लैंग्वेज, फॉर देयर कल्चर, ठीक है। अब जो हम लोग एडवांसमेंट देखेंगे इस चैप्टर में नेशनलिज्म का, तो वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि अपने कल्चर को दूसरे पे फोर्स करना है, अपने टेरिटरी को बढ़ाना है। ये भी हम हालांकि पीछे देख चुके हैं इटालियन यूनिफिकेशन में। अब जो आपका नेशनलिज्म है वो इम्पीरियलिस्टिक होता जा रहा है। इम्पीरियलिस्टिक या साम्राज्यवादी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं ना, कि दूसरे कंट्री पे कब्जा करना है, दूसरे कंट्री पे रूल करना है। एक वर्ड ना हम लोग लेते हैं नेशनलिज्म से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म में है। एक वर्ड आप लोग देखिएगा, शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, बहुत ही कट्टर राष्ट्रवाद, ठीक है। शोविनिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ये वर्ड आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ना नेशनलिस्ट होना बहुत सही चीज़ है, ठीक है, अच्छी बात है, हर एक आदमी को नेशनलिस्ट होना चाहिए। बट जब आप शोविनिस्ट होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। इस केस में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका नेशन ही मायने रखता है, बाकी दुनिया के कोई भी नेशन मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ आपके नेशनल सेंटिमेंट ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए दूसरों के नेशनल सेंटिमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपका अपना रीजन, आपका अपना रिलीजन, अपना रीजन, अपना नेशन, ये सबसे बेस्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि जो दूसरे का रीजन है, दूसरे का रिलीजन है, दूसरे का नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है, आप उसको सप्रेस करते हैं। तो जब ये फीलिंग आएगी तो वो गलत हो जाएगा। तो नेशनलिज्म बिल्कुल सही चीज़ है, बट शोविनिस्टिक होना गलत अप्रोच में है। अब हम लोग जो देखेंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा सा शोविनिस्टिक होता जा रहा है। एग्जाम्पल हम लोगों को दिया गया है बाल्कन रीजन का, ठीक है। आप ना बाल्कन रीजन को यूरोप के मैप पे देख सकते हैं, बाल्कन रीजन, ओके। तो आप यहाँ देखिए कि जो बाल्कन रीजन है ना, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन थोड़ा अलग है, यहाँ एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाल्कन रीजन का एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। किधर है बाल्कन रीजन, आपका देख सकते हैं मैप पे, दिखाई दे रहा है आपको मैप पे, देखेंगे तो 1871 के बाद बाल्कन रीजन का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। आज के डेट में यूरोप के मैप पे जो आप कंट्री देख रहे हैं, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे वो बुल्गारिया हो, अल्बानिया हो, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सब, उसके बाद आप देख सकते हैं तो मॉन्टेनेग्रो, ये ऐसे करके यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, ठीक है। ये सभी इस रीजन के जो लोग हैं, जो बाल्कन रीजन के लोग हैं, बाल्कन पेनिनसुलर साइड के लोग हैं, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्लैब्स। क्या कहते हैं कलेक्टिवली, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्लैब्स, ओके। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो रीजन है ये पहले था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। हमने पीछे देखा है ना कि 1832 में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग होता है, ठीक है। इस रीजन में ग्रीस भी आता है, बाल्कन रीजन में ग्रीस भी आ रहा है ना,
कौन कौन आ रहे हैं, एक बार आप फिर से टेक्स्ट बुक में अपने देखते चलिए कौन कौन से नेशन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाल्कन रीजन में रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, ठीक है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है एंड मॉन्टेनेग्रो है, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे नेशन है। ग्रीस ना पहले किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस आज़ाद होता है, ठीक है। इस एरिया में क्या होते हैं कि ऑटोमन एम्पायर अब धीरे धीरे आगे चल के वीक होता है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये सब थे, इनके ऊपर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ऑटोमन एम्पायर के कमज़ोर होने के बाद क्या होंगे, ये जो छोटे छोटे नेशंस हैं आप देख सकते हैं मैप पे, ये सब क्या हुए, आज़ाद हुए, सब इंडिपेंडेंट हुए। अब यहाँ पे जो देखिएगा इस रीजन में ये पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। तो ये जब इनका ना लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, कलेक्टिवली इस एरिया के लोगों को हम स्लेव बोलते हैं, बट ये छोटे छोटे रीजन में भी सबके अलग अलग कल्चर है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये पावरफुल हुए, जब ये आज़ाद हुए, तो इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या हो जाता है, इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को दूसरे पे फोर्स करना। तो दे स्टार्टेड, ये जो नेशंस हैं क्या करने लगे, ये दे स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर। इनका एक ही इंटेंशन था कि अपने एम्पायर को बढ़ाना है, अपना जो एरिया है दूसरे को जीतना है। तो एरिया बढ़ेगा, एम्पायर बढ़ेगा, तो क्या हो गया, इम्पीरियलिज्म। तो अपने इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच को पूरा करना है, सोच को पूरा करना है। ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो वहाँ अपने कल्चर को एक्सपेंड किया जाएगा, अपने लैंग्वेज को एक्सपेंड किया जाएगा। तो दे फोकस्ड ऑन कल्चरल और लिंगुअल एक्सपेंशन थ्रू इम्पीरियलिज्म और थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ देयर ओन एम्पायर। इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये इस रीजन में सारे कंट्री जो छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं सब आपस में लड़ने लग गए। और बाल्कन का जो आप रीजन देखिएगा ना, तो ये पेनिनसुलर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये सी रूट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं अपने मैप में बाल्कन रीजन दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये ना उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की जो लोगों की राइवलरी बढ़ रही थी उसमें दिक्कत क्या होती है, वो सिचुएशन और ख़राब होती है जब यूरोप के बड़े जो पावरफुल नेशंस थे, जैसे आप कह सकते हैं रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो एम्पायर है, तो उन्होंने क्या किया, जो यूरोप के बड़े प्लेयर कह सकते हैं, बड़े पावरफुल नेशंस कह सकते हैं, उन्होंने इस रीजन में क्या इंटरवेंशन स्टार्ट किया या इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। इंटरफेयर कहने का मतलब ये है कि ये बड़े नेशन किसी दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरा बड़ा कंट्री किसी और को सपोर्ट करेगा। तो जब एक बड़े पावरफुल कंट्री का सपोर्ट मिलने से क्या हुआ, इस एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई, ओके। और ये जो सिचुएशन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इतना हार्श हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि आगे जाके आप देखते हैं तो यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको दिखाई देगा 1914 में। सो द लीडिंग सिचुएशन और द इंक्रीजिंग इंटेंशन इन दिस रीजन लेड यूरोप टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन ईयर 1914, ओके। ये चीज़ हम समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे नेशनलिज्म तो वही हो गया है कि अपने एम्पायर को बढ़ाना है, तो जब यूरोप में इम्पीरियलिज्म को लेके लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो अलग पार्ट में आप देखिएगा कि जो यूरोपियन कंट्री के कॉलोनीज थे, यूरोपियन कंट्री के जो कॉलोनीज थे, वहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रगल हो रहे हैं आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, इम्पीरियलिज्म से छुटकारा पाने के लिए। तो जो वैसे जगह जो यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनी थे, उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी इम्पीरियलिज्म। हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, और ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेके चलिए और इंडिया का ले चलिए। ब्रिटेन के लिए नेशनलिज्म क्या है कि अफ्रीका में, अमेरिका में, इंडिया में, यूरोप में दूसरे कंट्री पे कब्जा करना है, अपने एम्पायर को बढ़ाना है। इनके लिए क्या है, ये है नेशनलिज्म। हमारे इंडिया के लिए क्या है कि जो ये इम्पीरियलिस्टिक गवर्नमेंट है, जिसकी हम कॉलोनी है, तो कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करना है।
ठीक है ना। ये जो इम्पीरियलिस्टिक गवर्नमेंट हमारे ऊपर थोपा गया है, उस गवर्नमेंट को हटा देना है, ख़त्म करके अपना गवर्नमेंट हासिल करना है। तो इंडिया का अप्रोच क्या दिखाई देता है आपको? एंटी कॉलोनियल या फिर एंटी इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है। इंडिया के लिए इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना, लोगों को यूनाइट करना, लोगों को मोबिलाइज करना, वो नेशनलिज्म है। ब्रिटेन के लिए क्या है? ब्रिटेन के लिए एम्पायर को बढ़ाना नेशनलिज्म है। ठीक है। तो इस टाइम पे दुनिया के और अलग अलग जो कॉलोनीज़ थे इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे भी ये सेंटिमेंट स्प्रेड करता है। वहाँ के लोग आपस में जो भी उनके बीच में डिफरेंसेज हैं, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेज हो, चाहे वो लिंगुअल डिफरेंसेज हो, वो सारे डिफरेंसेज को साइड करके यूनाइट होते हैं। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि वहाँ उनके आइडिया, उनके सिचुएशन अलग हो सकते हैं। जैसे इंडिया में जो रिवॉल्यूशन होता है, तो हमारे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे वो इंडियन थे, कोई यूरोपियन नहीं थे। हमने देखा है कि फ्रांस में जैसे मेजनी ने यूरोप के लोगों को इंस्पायर किया है, तो हमारे यहाँ खुद के इंस्पिरेशन है। वैसे ही अमेरिका के खुद के इंस्पिरेशन है और कंट्री के खुद के इंस्पिरेशन है। लेकिन जो इन सब में कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो है ये इमोशन, ये यूनिटी, ये फीलिंग या ये नेशनलिज्म। ये चीज़, ये जो नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट है कि मिल के रहना है, सारे डिफरेंस को ख़त्म करना है, ये हर जगह आपको कॉमन दिखाई देगा। तो आज हम लोगों का ये दोनों टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। विजुअलाइजिंग द नेशन में हम क्या देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपने नेशन को एक आर्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? हमने एग्जाम्पल में देखा है फ्रांस में क्रिश्चियन मारिया ने और जर्मनी में जर्मेनिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि यूरोप में इम्पीरियलिज्म ने कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट किया है, या नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म कैसे आपस में इंटर या कैसे आपस में मिक्सड हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है बाल्कन का। बाल्कन आपको ईस्ट यूरोप में दिखाई दे रहा है, एक पेनिनसुलर रीजन है जहाँ के रहने वाले लोगों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्लेव्स बोलते हैं। यहाँ पे सर्बिया, युगोस्लाविया, बोस्निया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ग्रीक, ठीक है, ये सारे हैं। यहाँ पे क्रोएशिया भी है। अब यहाँ के जो लोग थे, ये जो नेशन, ये जो एरिया है, ये पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होता है। ये सारे छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं ये आज़ाद होते हैं। इनके लिए अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना और दूसरे के ऊपर कब्जा करना, यही नेशनलिज्म था। तो ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो स्मॉल किंगडम्स हैं, दे स्टार्टेड फाइटिंग और अटैकिंग ओवर others. Okay, the situation get worse when big European countries started interfering in this region, that lead to this region into First World War. That happened in 1914. यही देखा है हमने। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यूरोप में जो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ नेशनलिज्म है, वही यूरोप के बाहर जो कंट्री जो उस टाइम पे कॉलोनी थे, उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब होता है इम्पीरियलिस्टिक पावर को अपने यहाँ से हटाना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इन दोनों टॉपिक में आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।